हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड फील्ड वर्कर के मैथमेटिक्स से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जितने भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल, उनका विश्लेषण जो है आप तक पहुंचाया जाएगा। तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि विश्लेषण जो है सटीक ढंग से आप तक पहुंचे जाए। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ सवाल जो इस प्रकार से हैं। यदि संख्या 5487 के 2 संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए हम लोग का दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी हम लोग का 4, ऑप्शन सी हम लोग का दिया हुआ है 6 और ऑप्शन डी हम लोग का 0 दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है या कि इस 11 से विभाजित होने वाले संख्याओं का कैसे हम लोग मान निकालते हैं। तो इसमें एक मेथड जो दिया हुआ रहता है नंबर सिस्टम में, अगर वो मेथड हम लोगों को पता है तो इजीली 1-2 या 1 मिनट के अंदर हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम लोगों को मेथड नहीं पता है तो डायरेक्टली उसमें क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके भी उसका रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। तो आज जो है इस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों के पास कौन सी संख्याएं दी हुई है उनको देखते हैं। हम लोगों के पास दिया हुआ है 5, 5, 4, 8, 7 के और 2। इसमें जो है हम लोगों को कितना से विभाज्य होना चाहिए? 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य। तो क्या है हम लोगों का फॉर्मूला? जो है हम लोगों को पता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0 होता है। 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालने के लिए हम लोगों को एक मेथड है जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, 11 से जब भी किसी भी संख्या को हम लोग विभाज्य और उसका जो है उन संख्याओं में जो भी अननोन रहता है उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उन संख्याओं में क्या करेंगे कि सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का स्थान का योग बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। और जो भी अननोन हम लोग का दिया हुआ रहेगा, जिसको निकालना रहेगा, उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सम संख्या हम लोग का क्या है। यहाँ पे सम संख्या के स्थान ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ और ये हुआ। तो हम लोग का क्या हुआ, 5 + 8 + 1, 1 मतलब के, फिर माइनस विषम संख्याओं के स्थानों का, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया और ये हो गया। क्या हो जाएगा हम लोग का 4, इधर से ले लेते हैं 2, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इस प्रकार इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए 5 और 8 कितना हो रहा है, 8 × 5 = 13 प्लस के हो गया माइनस, यहाँ देखते हैं 7 × 4 = 11 और 12 1 13, ये भी 13 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार ये 13 और ये 13 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का के इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर जो है, हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, आंसर डी आ रहा है, डी, जिसका वैल्यू जो है हम लोग का 0 है। इस प्रकार से के का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता है तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5487 के 2, इसे 11 से डिवाइड करते जाएंगे और इस प्रकार से ये निकालेंगे। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा और जो प्रोसेस हम लोगों को पता है नंबर सिस्टम में, उसे मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर में हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो
अभी हम लोग देखेंगे कि तीसरा सवाल जो है कि मिश्रण से रिलेटेड है, उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो समझेंगे। ये मिश्रण का सवाल है और मिश्रण के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। और अगर सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपना जो भी आपको लगे, है ना। तो आइए देखते हैं मिश्रण का ये सवाल। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि 600 ग्राम चीनी चीनी के 1 बिलियन या उसको कहिए मिश्रण में वजन के अनुसार 40% जो है चीनी है। इस बिलियन में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा का वजन के अनुसार 50% हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा है 100 ग्राम, ऑप्शन बी हमारा 150 ग्राम, ऑप्शन सी हमारा है 120 ग्राम, ऑप्शन डी हमारा है 180 ग्राम। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 600 ग्राम चीनी के 1 बिलियन अर्थात मिश्रण में वजन के अनुसार 40% चीनी है। इस बिलियन में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा वजन के अनुसार 50% हो जाए। ऑप्शन ए हम लोग का है 100 ग्राम, ऑप्शन बी में है हम लोग का 150 ग्राम, ऑप्शन सॉरी ए में है हम लोग का 100 ग्राम है, ऑप्शन बी में है 150 ग्राम, ऑप्शन सी में हम लोग का 120 ग्राम है, ऑप्शन डी में हम लोग का 180 ग्राम है। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को चीनी की मात्रा कितना दिया हुआ है, चीनी की मात्रा जो है बिलियन में कितना है हम लोग का, है ना 600 ग्राम। 600 ग्राम में 40% चीनी है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ग्राम जो है चीनी है। बिलियन में कितना है चीनी, 240 ग्राम। तो हम लोगों को बोल रहा है कि, है ना, और कितना चीनी मिलाएंगे कि बिलियन में, है ना, चीनी की मात्रा जो है 50% रह जाए। कितना रह जाए, 50%। तो कितना और चीनी मिलाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि बिलियन में चीनी की मात्रा जो है हम लोगों का मान क्या लेंगे, हम लोग का आ गया है 240 ग्राम, बिलियन में 240 ग्राम चीनी है, तो और सारा चीनी मिलाएंगे उसमें, जो कि बिलियन में जो भी चीनी की मात्रा है वो कितना रह जाएगा, है ना, 50% रह जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, है ना, कितना चीनी और ऐड करना है इसमें, 240 है का 50%, आधा रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 ग्राम। तो 120 ग्राम जो है ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, है ना। बिलियन में कितना और चीनी मिलाना पड़ेगा हम लोगों को कि 50% रह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 240 ग्राम जो है हमारा चीनी है, तो 240 ग्राम का 50% कितना हो जाएगा, है ना, 120 ग्राम। तो और इसमें 120 ग्राम हम लोग ऐड करेंगे, तभी बिलियन में कितना चीनी रहेगा, है ना, 50% हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, 120 ग्राम। तो इस प्रकार से बिलियन के इस सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि एज से रिलेटेड है। तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को एज से रिलेटेड जो सवाल दिया हुआ है उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल जो है अनुपात में दिया हुआ है, तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वे भी हम लोग आज जानेंगे। तो ये सवाल देखते हैं हम लोग कि सवाल क्या है। तो सवाल हम लोग का है, 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात 4:3 था।
वर्तमान समय से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का औसत वर्षों में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए हमारा है 32 वर्ष, बी में हमारा 14 वर्ष, और सी में हम लोग का है 15 वर्ष, और डी में हम लोग का 16 वर्ष है। तो ये जो हम लोगों का सवाल है एज से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं जो है हर एग्जाम में एज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहने वाला है ये सवाल। और इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो 2 वर्ष पहले देखिए, शॉर्ट ट्रिक में भी आप बना सकते हैं इसे। 2 वर्ष पहले, जैसे कि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, तो हम लोग डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे। अरे 2 वर्ष बाद भी हम लोग का क्या है, ऐसे गुना करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 14, और फिर इसको भी करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 18। तो है ना, तो हम लोगों को निकल गया रोहन की आयु 14 वर्ष, और ये है ना अजीत की आयु 18 वर्ष। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और इसको 2 से औसत निकालना है तो ये 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इजिली अपना ट्रिक लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को थोड़ा लेंदी प्रोसेस में भी करना है, क्योंकि इस प्रकार में हर कोई ट्रिक्स लेके नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोहन रोहन लिखेंगे यहाँ रोहन, और इधर अजीत लिखेंगे, है ना, उनकी आयु x है, ये y है। तो बोल रहा है कि प्रश्न से हम लोग का क्या हो रहा है, प्रश्न से 2 वर्ष 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, ये लिखेंगे इस प्रकार, कितना है, 4:3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3x - 4y इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, ये इक्वेशन 1 आ गया। और 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 2 y + 2 = 5/4, है ना, 5:4 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x - 5y = 2 आ जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y और x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू हम लोग का 14, x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है हम लोगों का कितना आएगा, एक में 18 आएगा, ये x का वैल्यू 18 आ गया, ये 14 आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 14। तो इस प्रकार दोनों की आयु का औसत निकालने बोल रहा है, तो कितना करेंगे, 18 + 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 32/2 = कितना आ जाएगा, 16। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एज से रिलेटेड अगर अनुपात में दिया हुआ रहता है तो दोनों ही मेथड से हम लोग बनाएंगे। और इजीली हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा था, इसमें हम लोगों को निकालने बोल रहा था कि दोनों की आयु का औसत निकालिए। तो दोनों की आयु का औसत तभी निकलेगा कि दोनों की आयु का हम लोग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो औसत हम लोग का कितना निकल के आ रहा है, 16। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ऑप्शन डी जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 ईयर्स। तो इस प्रकार से एज से रिलेटेड सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को इस प्रकार का ये मेथड जो है ना, मालूम होना चाहिए। और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम लोग देखते हैं। और दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरा सवाल की ओर हम लोग देखेंगे।
आइए एक अगला सवाल जो लेते हैं, जो कि हम लोग का है ना क्रय मूल विक्रय मूल से रिलेटेड है। तो वे सवाल जो है उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि वस्तु जो है ना, वस्तु का मूल्य जो है आर्टिकल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वस्तु के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ऐसे सवालों को किस प्रकार से सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ जो है वस्तु का जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है वो रुपये में ना दे करके वस्तु के रूप में दिया हुआ है। तो वस्तु के रूप में अगर दिया हुआ रहता है तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जानेंगे आज। तो देखते हैं हम लोग कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे एग्जामों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हमेशा मतलब कि सवाल पूछते आया है और रहेगा ही बहुत सारे एग्जामों में। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सवाल हम लोगों का क्या है, सवाल है हम लोगों का एक एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम के मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए हम लोग का है 50/9%। ऑप्शन बी में हम लोग का है 50/19%। ऑप्शन सी में हम लोग का है ऑप्शन सी में है हम लोगों का क्या है 100/19% और ऑप्शन डी में है हम लोगों का 100/21%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है किस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का यह मात्रा के रूप में दिया हुआ है ना कि रुपये के रूप में दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं है ना, उसको जानेंगे हम लोग। क्योंकि ऐसे सवाल जो है बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो वे इस प्रकार के सवालों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं जो है रुपये पैसे में ज़्यादातर उन लोगों को दिखा हुआ है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो वे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन सभी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे सवालों में कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि जब भी आर्टिकल के फॉर्म में रहता है तो आर्टिकल अगर बच जाता है, जितना हम लोग आर्टिकल बेचते हैं कोई भी वस्तु जो है अगर वस्तु के रूप में बेचते हैं, अगर आपके पास बच जाता है कम वस्तु देना पड़ता है और ज़्यादा वस्तु जो है ना आपके पास ज़्यादा वस्तु है और कम वस्तु आप बेचते हैं उतना ही मूल्य पे, तो क्या हो जाता है आपके पास वस्तु के रूप में लाभ बच जाता है ना। वस्तु बच जाएगा तो आपको लाभ ना होगा, कम कम सामान देना पड़ेगा है ना। तो कम सामान देना पड़ेगा उसी में आपका लाभ हो जाता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों का है दिया हुआ हम लोग का क्या दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य जो है कितना दिया हुआ है हम लोगों का, चीनी जो है 950 ग्राम दिया हुआ है, 950 ग्राम जो है विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ है हम लोग का 950 ग्राम। और क्रय मूल्य ही है तो वहाँ हम लोग का क्या है ना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का है ना ये जो है वस्तु के रूप में है ना ग्राम जो है हम लोग का चीनी जो है ग्राम में है हम लोगों का है ना। तो कभी भी है अगर हमको कम चीनी देना पड़ रहा है तो हमारे पास चीनी कितना बच जा रहा है, यहाँ पे 50 ग्राम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा हम लोग का है ना। तो हम लोग जानते हैं कि
कभी भी प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा 100 गुना, है ना, क्या होगा, है ना, बटा नीचे क्रय मूल्य हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला ना लगे आर्टिकल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों का आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा बटा हम लोग का एसपी हो जाएगा, है ना, इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग का 50 आ जाएगा। यहाँ पे 950 लिखेंगे इंटू कितना है यहाँ पे 100, इसको इसको कैंसिल करेंगे, ये तो कितना आ जाएगा 19, तो हो जाएगा 100 बटा 19% हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर है ना, क्योंकि देखिए आपके पास सामान ज्यादा है और आपको उसी मूल्य पे हम लोगों को क्या है कम सामान देना पड़ता है, तो आपके पास सामान तो बच जाएगा ना, वही आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ 50 ग्राम का हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ, है ना, लाभ बटा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। इस प्रकार अगर, है ना, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 100 बटा 19%। तो हमारा ऑप्शन जो है, हम लोग का क्या आ रहा है, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है, 100 बटा 19%। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर वस्तु के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट रिवर्स कर देंगे, है ना, जो लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला रहता है उसको रिवर्स करके हम लोग क्या करेंगे, वो नीचे में हम लोग का सीपी होता था, लेकिन उस आप क्या हो जाएगा, आर्टिकल के फॉर्म में है तो एसपी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देख रहे हैं कि यहाँ सीपी माइनस एसपी बाय एसपी इंटू 100। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर जो है 100 बटा 19% आया है। आइए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग सवाल जो है एवरेज से रिलेटेड सवाल जो है हम लोगों को निकालना है, और ये जो है नंबर सिस्टम का जो एवरेज का सवाल है उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम लोगों को निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो है किसको कहते हैं, गिनती की संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जो भी हम लोग काउंट करते हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। तो जैसे हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक हम लोगों को निकालना है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का है 42, ऑप्शन बी हम लोग का है 50.5 दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में हम लोग का 55 है, ऑप्शन डी में हम लोग का 52 है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन जो दिया हुआ है, और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो ये जो है एसएन का, है ना, फॉर्मूला में भी बन सकता है, और अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग की, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 101 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 50.5। ये ऑप्शन जो है हम लोगों का क्या आ रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को आसानी से, जिसको पता है वे आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि एवरेज का सवाल जो है किस प्रकार से और भी बनाएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ट्रिक्स वगैरह अगर पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग विश्लेषण जो है अपने स्तर से हम लोग बताने का कोशिश करेंगे। अगर किसी भी तरह का अगर त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आगे और भी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखें। आइए झारखंड फील्ड वर्कर के एक और सवाल का
हम लोग विश्लेषण करते हैं और ये जो सवाल है इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये जो सवाल हम लोगों का इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों का क्या है, मान निकालना है। तो मान निकालने का ये सवाल जो है हम लोगों को दिया हुआ है, उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले जो गिवन रहता है उसमें हम लोग को क्या निकालना है, जो ए का मतलब कोई भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ रहता है उसका वैल्यू से हम लोग को जो अननोन रहता है उसका मान निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है। यदि ए बराबर 145 माइनस 109 बटा 3 गुना 3 गुना 2 माइनस 1/1/2 तो 0.04 टू द पावर कितना है, ए है, का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए हम लोग का है 1/5, ऑप्शन बी है हम लोग का 1/10, ऑप्शन सी है हम लोग का 2/5 और ऑप्शन डी हम लोग का है 1/2। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल जो है पहले इक्वेशन के फॉर्म में है, जहां हम लोगों को ए का मान निकालना है। फिर ए का मान निकालने के बाद जिसको फाइंड आउट करना है वहां पुट कर देना है और उसका वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है, ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 145 माइनस 109 और यहाँ पे दिया है 3 गुना 2 दिया हुआ है और माइनस है ना 1/1/2 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग का ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हम लोग का 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 18 दूना 36 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, 0.04 का पावर ए है हम लोग, ए मीन्स ये वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 0.04 है, इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/2। पावर अगर 1/2 होता है तो क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो इजीली इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं और एक सवाल जो कि स्टेटमेंट से है। स्टेटमेंट में हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट का हम लोगों को क्या निकालना है कि सत्यता है ना। ऑप्शन में हम लोगों का दिया हुआ रहेगा कि ये सत्य है, ये सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है, वो सब हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे सवाल अक्सर बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उन्हीं सवालों में से एक है आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं स्टेटमेंट का सवाल, है ना। अगर हमारे सॉल्यूशन में आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग ये फील्ड वर्कर का जो कि अगला प्रश्न जो है हम लोग का स्टेटमेंट से है। तो स्टेटमेंट का ये सवाल इस प्रकार है, देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। कौन सा कथन सत्य है, हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है -16 का पावर कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है ना, इंटू -23 का पावर 28 दिया हुआ है। तो ये जो है इसका वैल्यू जो है धनात्मक है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, इसको जांचना है। साथ ही स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ हम लोगों का -19 का पावर 18 गुना -37 का पावर 16 ऋणात्मक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रिजल्ट जो है दोनों एक में धनात्मक आता है, दूसरा में ऋणात्मक आता है। उसके बाद हम लोग को सत्यता जांच करना है कि ए में, ऑप्शन ए में हम लोगों का दिया हुआ है कि केवल ए सही है। ए सही है मतलब कि केवल ए में स्टेटमेंट 2 सही है, या हम लोग का बी जो है, ऑप्शन बी जो है केवल स्टेटमेंट 1 सही है। ऑप्शन सी में हम लोग को दिया हुआ है 1 और 2
दोनों सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हम लोगों का, ना तो स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है। तो हम लोगों को ये चेक करके बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो दिया हुआ है, हम लोगों का क्या दिया हुआ है, -16 का पावर है ना, -16 का पावर 17 है, और -23 का पावर 28 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है। ये धनात्मक होगा, ये दिया हुआ है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है स्टेटमेंट 1 में। तो हम लोग को चेक करना है, ये दिया हुआ है हम लोगों का क्या है कि धनात्मक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हम लोग का ऋणात्मक आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। उसी प्रकार स्टेटमेंट 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेटमेंट 2 को भी हम लोग चेक करेंगे कि है ना, स्टेटमेंट 2 में हम लोग का दिया हुआ है -19 का पावर 18 जो दिया हुआ है, -19 का पावर 18 जो दिया हुआ है, और दिया हुआ है -37 का पावर जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, -37 का पावर जो है 16 दिया हुआ है। और इसमें भी हम लोग का क्या है, ऋणात्मक यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट ऋणात्मक है, हम लोग को दिया हुआ है। तो लेकिन हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, हम लोगों का गलत है ना। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है हम लोग का, ऑप्शन डी जो है आंसर जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्योंकि ना तो स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 में रिजल्ट जो हम लोग का क्या आता है, ऋणात्मक आता है, और स्टेटमेंट 2 में हम लोग का रिजल्ट जो है धनात्मक आता है। तो इस प्रकार है ना, हम लोगों का हम लोग जांच किए कि दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, और उसका है ना ऑप्शन हम लोग का डी है जो सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कैलकुलेशन करके अगर बनाते हैं, अगर हम लोग का है ना साइन का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो इजीली हम लोग बना लेंगे ऐसे सवालों को। आगे भी देखेंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि इस प्रकार है। तो ये सवाल जो है हम लोगों का दिया हुआ है, इसमें जो है सवाल हम लोग का है, एक समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं का क्षेत्रफल जो है 336 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 5:7 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 14 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए हम लोग का है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हम लोग का 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हम लोग का है 27.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन डी हम लोग का दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे कि अगर हम लोगों को पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर पता है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग को पता नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 है ना, और क्या होता है ना आसन भुजाओं का योग, मतलब उसके आमने सामने का भुजाओं का योग जो होता है, जिसे समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं। इस प्रकार ये हो गया है ना, और इसका लंबवत दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना। इसके आमने सामने की भुजा मान लो एक्स आई वाई है ना, और ये जो है बी रहेगा। तो क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल जो है
है ना। ये समलंब चतुर्भुज है, इसको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, x प्लस वाई हो जाएगा इंटू ये b हो जाएगा, है ना। तो इसी फॉर्मूला में हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। तो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, हम लोगों का, है ना, दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 7x हो जाएगा हम लोग का, है ना। 1/2 हो जाएगा यहाँ, और क्या है हम लोग का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ इंटू 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 336 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ 12x और ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 336, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको फिर काटेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा और 6 से 36 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 आ गया। तो हम लोग का सबसे क्या आ गया, हम लोग का x इक्वल टू 4, यानी कि हम लोग का जो रेशियो जो है हम लोगों का सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, मतलब ये वाला, है ना, सबसे, है ना, समानांतर भुजाओं में, समानांतर भुजाओं में, समानांतर भुजा ये है और ये है। तो दो समानांतर भुजाएं हैं, तो सबसे छोटी जो होगा वो कितना होगा, 5 के 20 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का 20 सेंटीमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल हम लोगों को पता है तो इजीली ऐसे सवालों को हम लोग चंद ही मिनटों में बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के बगैर जो है ना ये सवाल नहीं बनेगा। आइए देखते हैं और एक सवाल जो कि फील्ड वर्कर में पूछा गया है, और इसी सवालों को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये सवाल जो है क्या रहने वाला है। तो ये सवाल जो है एवरेज से है हम लोगों का सवाल, और इस सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जानेंगे। ये सवाल जो है एवरेज का सवाल है। इसमें जो बताया गया है कि, है ना, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है, और उनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष 14 छात्रों की औसत आयु कितनी है। ऑप्शन ए में हम लोग का है 15 वर्ष, ऑप्शन बी में हम लोग का है 17 वर्ष, ऑप्शन सी में हम लोग का 18 वर्ष, और ऑप्शन डी में हम लोग का है 19 वर्ष। तो जब भी हम लोग एवरेज का सवाल बनाते हैं तो एवरेज मतलब क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि औसत जो होता है ना, सभी संख्याओं का योग जो होता है बटा उन संख्याओं का जो है ना, कुल संख्या, हम लोग औसत का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कभी भी इस प्रकार के सवाल अगर दिए हुए हैं तो हम लोग को पता है कि औसत जो है, औसत को आपको अगर जानकारी है, औसत कभी भी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, है ना, कुल जितनी भी संख्या दी है कुल संख्याओं का योग रहता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या रहता है, कुल संख्या रहता है। तो यहाँ पे कुल संख्याओं का योग मतलब कुल संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर से मल्टीप्लाई करके हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे। तो ऐसे सवालों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, है ना, मिलेगा हम लोगों को तो हम लोगों के पास जो है कितनी संख्याएं हैं, टोटल जो है हम लोगों के पास 35 छात्र है, उसकी औसत आयु जो है हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष दिया हुआ है। तो 35 छात्र जो है हम लोगों का, 35 जो है छात्र है उसका कितना है, औसत 16 है, तो टोटल हो गया ये। और ये बोल रहा है कि, है ना, 21 जो छात्र है उसकी औसत आयु जो है 14 है, 14 वर्ष है। 21 जो छात्र हैं उनका आयु जो है 14 वर्ष है। और बोल रहा है कि 14 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत आयु हम लोगों को मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, है ना, गुना x करेंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को क्या निकल के आएगा, है ना, इसको सॉल्व करने पे हम लोग को x का वैल्यू जो है 19 निकल के आएगा। तो 14 जो छात्र हैं, है ना, उनकी औसत आयु जो है 19 वर्ष होगी।
तो ऑप्शन कौन सा हम लोगों का सही है? ऑप्शन हम लोग का डी सही है, ऑप्शन डी 19 वर्ष। इस प्रकार से हम लोग इजीली ही ऐसे सवाल जो एवरेज से रिलेटेड है आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं चंद ही मिनटों में। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। फील्ड वर्कर के सभी सवालों को मैं स्टेप बाय स्टेप का विश्लेषण करके मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं एक और सवाल जो कि हम लोगों को साधारण ब्याज का जो सवाल दिया हुआ है उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जो है हम लोगों को ये पता चले कि हमारा वीडियो जो है इतने देख रहे हैं इतने लोग, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आगे भी हम लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है बनाएंगे, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और आने वाले समय में अगर हम लोग का रिलेशन इसी प्रकार रहा तो फिर आगे भी बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों का सॉल्यूशन बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। ये जो है जितने भी हम सवाल का सॉल्व करा रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये डिटेल में हम सॉल्व कराने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज का ये सवाल जो है, जो कि फील्ड वर्कर में पूछा गया है ना, फील्ड वर्कर के एग्जाम में। तो इस सवाल जो है हम लोगों का क्या है, रामयान ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी, है ना। 8 वर्षों में अर्जित ब्याज उधार दी गई राशि से 3400 कम था। रामिया द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में हम लोगों का है 3050 है, ऑप्शन बी में हम लोग का है 6100 है, ऑप्शन सी में हम लोगों का है 8200 है, ऑप्शन डी में हम लोगों का है 5000 है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सवाल है। अगर साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीछे से बनाते आ रहे हैं और उनके जो है समय नहीं बचने की वजह से वे ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं और बोलेंगे बाद में बनाएंगे, लेकिन समय नहीं होने की वजह से छूट जाता है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी है और वे अपना जो भी इससे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप तक अगर वीडियो पहुंच रहा है तो देखते हैं ये सवाल जो है हम लोगों को क्या बता रहा है कि रामयान ने सीमा को, है ना, 4% साधारण ब्याज पे दिया है। कितने वर्ष के लिए दिया? 8 वर्ष में बोल रहा है कि 8 वर्षों में अर्जित ब्याज। तो 8 वर्षों में, तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT होता है भाई, 100 होता है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को मान लो P है, यहाँ पे P हम लोग का उधार दिया हुआ है ना, P उधार दिया हुआ है। तो रेट कितना है? 4% है और समय 8 वर्ष दिया हुआ है ना, बटा 100 हो जाएगा। ये ब्याज का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला में हम लोग लगा दिए हैं, ये साधारण ब्याज है। तो बोल रहा है कि उसको, है ना, 3400 रुपया जो है कम दिया गया था, है ना। जो ब्याज है, ब्याज से, है ना, जो ब्याज है ना, मूलधन से कितना दिया गया था कम? रुपया जो है उधार कितना कम दिया गया था? तो यहाँ पे 3400 कम दिया गया था। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, है ना, तो मूलधन से 3400
रुपया कम दिया गया था। तो इस प्रकार है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये जो है क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का P माइनस हो जाएगा 8 का 32 हो जाएगा, 32 P बटा 100 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3400 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 100 माइनस 32 और ये P हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का 34 ये हो गया 3400 इधर हो जाएगा और हम लोग का ये हो जाएगा 68 P हो जाएगा इक्वल टू 3400 गुना 100 इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3400 गुना 100 बटा 68, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 100 हो जाएगा यहाँ, फिर इसको 50 हो जाएगा ये। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कितना निकल के आ रहा है, 5000 जो है हम लोग का निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन जो है हम लोगों का, ऑप्शन डी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हम लोग का, ऑप्शन डी जो है हम लोग का क्या है, रुपया जो है 5000 हम लोग का सही है। तो इस प्रकार हम लोग जो है साधारण ब्याज के सवाल अगर हम लोग करते हैं तो आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोगों का यूज हुआ है। अगर हम लोग का है ना सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।